हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 13 और 14 जनवरी 2021 से संबंधित जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया। देखो, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी ये एक मंथली मैगजीन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये यानी कि ये अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है। इसने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जेफ बेजोस जो अमेजोन के सीईओ और फाउंडर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे अधिक दान दिया वर्ष 2020 में। और दूसरे नंबर पे इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल नाइट रहे जिन्होंने दूसरे नंबर पे सबसे अधिक दान दिया। क्वेश्चन में है सबसे ज़्यादा दान किसने दिया, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर जेफ बेजोस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और जेफ बेजोस अभी कुछ दिनों पहले तक ही पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे, और हालांकि उन्हें अभी एक दो दिन पहले ही एलन मस्क ने पीछे करते हुए पहली रैंक पे आ गए हैं, और जेफ बेजोस ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं अमीर की लिस्ट में। पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा अमीर की लिस्ट है उसमें दूसरे स्थान पे आ गए हैं जेफ बेजोस, और पहले स्थान पे हैं एलन मस्क। एलन मस्क ये टेस्ला के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। पेपल जो पेमेंट ऐप है उसके भी सीईओ फाउंडर एलन मस्क ही हैं, और स्पेस एक्स इस कंपनी के भी फाउंडर एलन मस्क ही हैं। तो इन्होंने ही जेफ बेजोस को पीछे किया है, और जेफ बेजोस काफ़ी दिनों तक पहले स्थान पर बने रहे थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा दानवीर कौन व्यक्ति रहा पूरे वर्ष 2020 के लिए, तो अजीम प्रेमजी ने भारत में सबसे अधिक दान दिया। और इवन अगर एशिया की भी बात की जाती है तो अजीम प्रेमजी ही हैं जिन्होंने सबसे अधिक दान दिया वर्ष 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया है। बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकोप को बढ़ते हुए देख आपदा घोषित किया है केरला राज्य सरकार ने। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ए। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने वहाँ पे आपदा तो नहीं घोषित किया है, लेकिन उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है बर्ड फ्लू के वजह से, बर्ड फ्लू के कारण। और दिल्ली गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले सभी तरह के चिकन पर बैन लगा दिया है। इनफैक्ट जो पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन भी बाहर से दिल्ली में मंगाया जाता है उस पर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरा बैन कर दिया है बर्ड फ्लू के कारण। और आपदा घोषित किया है सिर्फ और सिर्फ अभी तक केरला ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पहला केस कोविड-19 का पूरे भारत में किस राज्य में मिला था, तो वो भी केरला में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। देखो, नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट वाला विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खांडवा। खांडवा ज़िले में ही इस परियोजना को बनाया जा रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2022-23 तक इससे सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बन रहा है। बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी ये एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है अनूपपुर। अनूपपुर में अमरकंटक प्लेट्यू है, वहीं से इसका मतलब उद्गम होता है, वहीं से ये निकलती है। फिर ये मध्य प्रदेश, उसके बाद कुछ पार्ट महाराष्ट्र से होते हुए ये गुजरात में जाती है, और फिर गुजरात में ये
गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए अरब की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी पे विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में, जो 2022-23 तक बनके तैयार हो जाने की उम्मीद है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस देश के पीएम ने 26 जनवरी 2021 का भारत का दौरा टाल दिया है? भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था 26 जनवरी 2021 के लिए, और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया था और उन्हें आना भी था भारत 26 जनवरी में एज ए चीफ गेस्ट। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, कोविड-19 का नया स्ट्रेन पाया गया ब्रिटेन में, जिसके कारण उन्होंने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए अपना भारत का दौरा टाल दिया है। यानी कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अब भारत में 26 जनवरी 2021 के चीफ गेस्ट बनकर नहीं आ रहे हैं। और ये भी डिसाइड कर लिया गया है कि अब किसी भी को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट नहीं किया जाएगा, यानी कि विदाउट एनी चीफ गेस्ट 26 जनवरी 2021 का फंक्शन भारत में मनाया जाएगा। ऐसा कोविड-19 पैंडमिक की वजह से किया जा रहा है। और ब्रिटेन ही विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने कोविड-19 के नए स्ट्रेन के बाद अपने वहाँ पे पूर्णतः लॉकडाउन लगाया था। और दूसरा देश जर्मनी बन गया है। इस क्वेश्चन को भी आज ही कवर किया जाएगा कि जर्मनी दूसरा ऐसा देश बना है जिसने कोविड-19 के नए स्ट्रेन के बाद अपने देश में पूर्णतः लॉकडाउन लगाया है। पहला देश ब्रिटेन, और नया स्ट्रेन जो मिला वो भी सबसे पहले ब्रिटेन में मिला। और जबकि कोविड-19 का जो सबसे पहला वायरस मिला था वो मिला था चाइना में, उसका नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस वर्ष अब कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आएगा, किसी को चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट नहीं किया जा रहा है 26 जनवरी 2021 के लिए। ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधि समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, कई सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं जो सभी बैंकों को फॉलो करना पड़ता है, और इन रूल एंड रेगुलेशन को बनाता कौन है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और अगर कोई बैंक उसको फॉलो नहीं करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि वो उस बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है या फिर उस बैंक का लाइसेंस भी निरस्त कर सकता है। हालांकि अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ष 2019 में किनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कितना जुर्माना लगाया गया, इसमें से महत्वपूर्ण जो है वही रिपीट कर रहा हूँ। देखो, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर 35.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। फ़ोन पे के ऊपर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था वर्ष 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और हमारे गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? देखो, अगर ये आता है कि 1 करोड़ का जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया तो वो पंजाब नेशनल बैंक, 2.5 करोड़ का जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड। फ़ोन पे के ऊपर कितना जुर्माना लगाया गया 1.39 करोड़ रुपए का। मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस के ऊपर कितना लगाया गया तो 35.55 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है? मैंने आपको बताया कि कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जिसने लॉकडाउन लगाया पूरे अपने देश में, और फिर दूसरा देश बना है जर्मनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि खेलो इंडिया क्या है। खेलो इंडिया, ये अब इसको जाना जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से। ये 2018 में जो उभरती हुई प्रतिभा है भारतवर्ष में उसको
बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजन किया जाता है। यानी विभिन्न खेलों का आयोजन होता है और जो उभरती हुई प्रतिभा है उनको फ्लोरिश होने का मौका मिलता है इस खेल के माध्यम से। 2018 में इसकी शुरुआत की गई। 2020 में हर वर्ष ये अलग अलग राज्यों में कराया जाता है। लेटेस्ट जो हुआ वो 2020 के जनवरी महीने में हुआ। अमूमन ये खेलो इंडिया गेम जनवरी महीने में शुरू होता है और पिछले वर्ष इसका जो होस्ट किया था जिसने, वो गुवाहाटी असम में इसकी होस्ट किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का। और महाराष्ट्र सबसे अधिक पदक जीतने वाला, या फिर आप बोल सकते हो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का चैंपियन महाराष्ट्र रहा था। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा और ऐसा डिसाइड किया गया है कि हर वर्ष तो ये जनवरी में होता था, लेकिन 2020 में ही टोक्यो ओलंपिक भी होना है। इस वजह से टोक्यो ओलंपिक खत्म होने के बाद इसका आयोजन किया जाएगा और टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन वो पोस्टपोन होकर 21 में गया कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और 2021 में 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक ख़त्म होगा और फिर 8 अगस्त के टोक्यो ओलंपिक ख़त्म होने के बाद ही खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। अभी तक 18, 19, 20 3 एडिशन हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की और ये तीनों एडिशन ही जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में कराए गए, लेकिन पहली बार होगा जब ये अगस्त में ले जाया जा रहा है। इसका कारण एक तो टोक्यो ओलंपिक है, दूसरा कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या होगा कि तब तक और ज़्यादा, अभी देखो कोविड-19 के वैक्सीनेशन शुरू हो चुके हैं, तब तक और ज़्यादा स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इसी वजह से इसको पोस्टपोन करके अगस्त में ले जाया गया है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल की। असम राइफल पब्लिक स्कूल को ही खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया शिलांग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिलांग ये कैपिटल है मेघालय की। और असम राइफल की बात करें तो ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया है असम राइफल्स, और वहीं उसी को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण त्रिपुरा को बंगाल के रामगढ़ से जोड़ने वाले पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया जा रहा है? देखो मैत्री सेतु ये बनाया जा रहा है फेनी नदी पे। इसे फेनी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। देखो जो फेनी रिवर है इसकी वर्जिन त्रिपुरा में है और त्रिपुरा में इसकी वर्जिन है और त्रिपुरा का एक लास्ट जो स्थान का नाम है उसका नाम है सबरूम। सबरूम के बाद फिर ये फेनी रिवर बहती है और फिर सबरूम के बाद फेनी रिवर और फिर फेनी रिवर के बाद बांग्लादेश का जो स्थान है उसका नाम है रामगढ़। यानी सबरूम त्रिपुरा का और बांग्लादेश का रामगढ़, इन दोनों के बीच में फेनी रिवर बहती है। अब क्या है कि अगर हमको सबरूम त्रिपुरा का कनेक्ट करना है रामगढ़ बांग्लादेश का, तो हमें जो फेनी रिवर दोनों सबरूम और रामगढ़ के बीच में फ्लो हो रही है उस पर क्या करना होगा, एक ब्रिज का निर्माण करना होगा। उसी ब्रिज का नाम है मैत्री सेतु या फिर फेनी ब्रिज। तो ये फेनी रिवर पे ही बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा। एक तो जो फेनी रिवर से अगर हम कनेक्ट करते हैं रामगढ़ को तो हमारी कनेक्टिविटी बांग्लादेश से अच्छी हो जाएगी और कनेक्टिविटी अच्छी होने से ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स, इन सभी को फ़ायदा होगा अपने आप ही आप। फिर अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो जाएगा जब, तो फिर उसके बाद एक पोर्ट है चितगांव पोर्ट बांग्लादेश में, वहाँ से भी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। और जब चितगांव पोर्ट से भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो हम त्रिपुरा से जो गुड्स होते हैं, मतलब जो सामान को हमको समुद्र के रास्ते किसी देश में भेजना होगा दूसरे देश में, तो हम फिर चितगांव पोर्ट का भी मदद ले सकते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि फेनी रिवर पर बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण त्रिपुरा का सबरूम को कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के रामगढ़ को। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 में एक साथ अलग अलग 6 राज्यों में किस परियोजना की नींव रखी? देखो इस परियोजना का नाम है लाइट हाउस परियोजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले देख लेते हैं किन 6 राज्यों में इस परियोजना की नींव रखी गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखो राजकोट गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश,
इंदौर मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, चेन्नई तमिलनाडु और अगरतला त्रिपुरा। इन 6 स्थानों पे एक साथ लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट? देखो, लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, मतलब कि मकानों को बनाने के लिए, मकान निर्माण में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होगा? इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ईंट और सीमेंट के मकान नहीं बनाए जाएंगे। ये जो मकान बनेंगे ये फैब्रिकेटेड हाउस होंगे, यानी पहले से फाइबर के ही बने हुए ईंट होंगे, बस उन्हें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। और ये काफ़ी लाइट वेट के होंगे, बहुत ही हल्के वेट के होंगे। इसी वजह से आप इसका नाम देख रहे होगे, लाइट हाउस है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसमें बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, 2022 में हम अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे, और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है कि 2022 तक हाउसिंग टू ऑल, मतलब कि सभी के पास अपना खुद का घर हो। ये लक्ष्य है 2022 तक का केंद्र सरकार का, जब हम अपनी 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहे होंगे तब। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल में हेल्प करेगा, जिसकी डेडलाइन है 2022 और इंडिपेंडेंस से पहले तक का ही इसका डेडलाइन है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 20 स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र डेजलर्स की आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? सबसे पहले जानते हैं डेजलर्स क्या होता है। लेज़र आप जानते हो, लेज़र बीम होती है, एक लाइट की किरण निकलती है, और डेजलर्स मतलब कि चकाचौंध होता है। अगर इसको हिंदी में बोलें तो ये सीधे सीधे चकाचौंध, यानी कि ऐसी लेज़र लाइट जो चकाचौंध उत्पन्न करके देखने की क्षमता को कम कर दे, यही है लेज़र डेजलर्स। 20 स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र डेजलर्स को भारतीय नेवी, इंडियन नेवी के लिए बना रहा है कौन? ये क्वेश्चन है। इंडियन नेवी के लिए 20 स्वदेशी डेजलर्स को बना रहा है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEL। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, यानी इस लेज़र डेजलर्स की जो टेक्नोलॉजी है, ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और अब इसने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर दी इस लेज़र डेजलर्स के लिए, फिर टेक्नोलॉजी को हैंडओवर कर दिया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उसके लिए 20 स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र डेजलर्स को बना रही है। देखो क्या है ये लेज़र डेजलर्स, ये पहली बात तो समझ लो कि नॉन लीथल है, मतलब ये लीथल नहीं है, इससे मतलब कि जानलेवा काम हमला नहीं हो सकता है। ये इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है वार्निंग पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या है कि जो समुद्र है वहाँ पे कई बार सस्पिशियस शिप आ जाती हैं, या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो वार्निंग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब क्या ये लेज़र डेजलर से उसके ऊपर लाइट मारी जाएगी, तो उसके लेज़र डेजलर्स के पास इतनी पावर है ना कि वो आँखों को अंधा कर सकता है, यानी जो चला रहा है उसके रूट को परिवर्तित करने में ये सक्षम है। साथ ही साथ इस लेज़र डेजलर्स के पास जो ड्रोन है उसको भी अपने रास्ते से भटकाने की क्षमता है। साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट, अगर कोई अंडर वाटर व्हीकल है तो उसे भी ये अपने रास्ते से भटका सकता है। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर की लाइट होती है, और ये पूरी तरीके से नॉन लीथल है। तो आप समझ सकते हो इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ वार्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी समुद्र में, हमारे क्षेत्र में, मतलब भारतीय समुद्र के क्षेत्र में अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो इस लेज़र डेजलर्स का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है DRDO ने। और अब उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको बना कौन रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 3 साल के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा समर्थित APAP की सह अध्यक्षता करने के लिए दक्षिण कोरिया की जगह लेगा? देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा समर्थित एक संस्था है जो है एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप।
APAP का फुल फॉर्म है एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप। अब देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको आप नाम से ही समझ जा रहे होगे कि इसका काम है जो भी विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर जो खतरे के निशान पे कोई भी फ्लोरा या फौना यानी कि कोई जीव या फिर जंतु या फिर पेड़ पौधे जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं उनका संरक्षण करना IUCN का काम है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी एक संस्थान है जिसका नाम है एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, जो कि एशिया में जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु खतरे पे हैं यानी जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनके संरक्षण का काम करता है। उसकी सह अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी सह अध्यक्षता के लिए भारत तैयार है, यानी भारत आगे आने वाले 3 सालों के लिए दक्षिण कोरिया के स्थान पे एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप की सह अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड और दीनदयाल अंत्योदय NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ने देश में जनजातीय आबादी और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है की आजीविका को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि ट्राइफेड और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इन दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिस समझौते के तहत जनजातीय आबादी और महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यही समझौता है ट्राइफेड और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। देखो, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है ये दीनदयाल अंत्योदय मिशन के अंतर्गत कार्य करता है और इसने ट्राइफेड के साथ समझौता किया है, यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो कि दीनदयाल अंत्योदय के अधीन दीनदयाल अंत्योदय के अंदर काम करता है, उसने ट्राइफेड के साथ समझौता किया है कि दोनों मिलकर जनजातीय आबादी और जो भी महिला स्वयं सहायता समूह हैं दोनों के लिए क्या करेंगे, उनके आर्थिक सहायता कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करेंगी और इसीलिए दोनों ने ये समझौता किया है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन ये दीनदयाल अंत्योदय के अधीन कार्य करता है। दीनदयाल अंत्योदय ये खुद में कार्यक्रम है और उसके अंदर का जो कार्यक्रम है उसका नाम है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। और ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अधीन कार्य करता है और हमारे ट्राइबल अफेयर के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिपयार्ड ने पूर्वी लद्दाख में पोंगोंग त्सो जैसे प्रमुख जल निकायों में निगरानी के लिए 12 उच्च प्रदर्शन गश्ती नौकाओं के विकास के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखो, भारतीय सेना को 12 उच्च प्रदर्शन गश्ती नौकाओं को बना के प्रदान करेगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो 12 उच्च प्रदर्शन यानी कि ये हाईली टेक्नोलॉजी वाली शिप होंगी जो कि लद्दाख पूर्वी लद्दाख में जो भी हमारे प्रमुख झील हैं, अभी देखो क्या है कि एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है अभी भी चाइना और इंडिया के बीच लद्दाख के बॉर्डर पर, और काफ़ी सारे वहाँ पे झील और निकाय हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए गश्ती नौकाओं का विकास कर रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और मई 2021 तक का समय दिया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को कि सभी नौकाओं को भारतीय सेना को सौंप दे, यानी मई 2021 से पहले ही 12 सभी हाई टेक्नोलॉजी गश्ती नौकाओं को सौंप देगा गोवा शिपयार्ड भारतीय सेना को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी उत्पादन के विपणन के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बागवानी के लिए, बागवानी उत्पादन में मार्केटिंग के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो समझौता किया है वो है जम्मू एंड कश्मीर। और हिमाचल प्रदेश को बागवानी के ही लिए लोन दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था कि हिमाचल प्रदेश को बागवानी में
और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है। और बागवानी में ही उत्पादन में वृद्धि के लिए बागवानी के मार्केटिंग के लिए जम्मू कश्मीर ने समझौता किया है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? देखो बेसिकली ये जनवरी 2021 नहीं है, इन्हें 31 दिसंबर 2020 को ग्रैंड मास्टर बने ये, और इन्होंने इटली में चल रही बोर्गनी कप जीता। तो ये 2020 के लास्ट थे, 31 दिसंबर को इन्होंने जीता था। तो ये न्यूज़पेपर में आया 1 जनवरी को, और उस समय मैंने इसको कवर नहीं किया था, तो अभी इसको कवर किया जा रहा है। ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर थे। इसके पहले मैंने कल ही आपको क्वेश्चन कराया था कि भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो 65वें ग्रैंड मास्टर भारत के थे रौनक साधवानी, नाम था उनका। और 66th ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? उनका नाम है जी आकाश। और जो अभी लेटेस्ट और भारत के आखिरी ग्रैंड मास्टर जो हैं अभी तक के, वो हैं लियोन मेंडोका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लियोन मेंडोका ये गोवा से हैं और इन्होंने इटली के बोर्गनी कप को जीता है, और भारत के लिए ये 67वें ग्रैंड मास्टर हैं। देखो ग्रैंड मास्टर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद होने चाहिए। पहला, भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? उनका नाम है जी गुकेश। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। और एक हमेशा याद होना चाहिए लास्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप लास्ट के 2 याद रखा करो। एक तो देखो 67th मतलब लास्ट ग्रैंड मास्टर भारत के अभी के प्रेजेंट टाइम के लिए लियोन मेंडोका हैं, और 66 से जी आकाश, और इनसे ठीक पहले थे रौनक साधवानी। तो 3 नाम आपको याद होने चाहिए। कुल आपको देखो 5 नाम याद होने चाहिए ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड। जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से आते हैं। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ये हमेशा के लिए याद कर लो। अभी जब तक कोई और इनसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर भारत में नहीं बनता है, तब तक आपको नाम याद करना पड़ेगा डी गुकेश का। ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, और ये 2 आपको याद रखो। और डी गुकेश चेंज हो जाएंगे अगर इनसे कम उम्र का कोई बनेगा। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद तो अब चेंज नहीं होने वाले हैं कभी भी, तो डी गुकेश चेंज हो सकते हैं अगर उनसे कम उम्र का कोई ग्रैंड मास्टर बनता है तो ये 2 नाम अभी के लिए याद रखो। फिर आपको 3 नाम और याद रखने होंगे, लास्ट 3 कौन कौन बने। तो 65th बने रौनक साधवानी, 66th ग्रैंड मास्टर बने जी आकाश, और 67th या फिर आप बोल सकते हो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर अब तक के, ये हैं लियोन मेंडोका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस से खरीदी गई राफेल फाइटर जेट के जनवरी 21 में अभ्यास स्काई रॉस को अंजाम देने की योजना कहाँ पर बनाई है? देखो स्काई रॉस ये एक एक्सरसाइज होगा इंडिया और फ्रांस के बीच। इसमें भारत राफेल फाइटर जेट का भी एक्सरसाइज अपने लिए करेगा। तो देखो स्काई रॉस, ये 2 क्वेश्चन पहले तो यहाँ देख लो। स्काई रॉस ये भारत और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज होगा। किसकी एक्सरसाइज होगी? एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी। भारत इसमें प्रयोग करेगा राफेल फाइटर जेट प्लेन का, और ये होगा जोधपुर राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं राफेल की। भारत 36 राफेल खरीद रहा है फ्रांस से, जिसमें से अभी तक भारत को 8 राफेल मिल चुके हैं। पहला जो बैच आया था राफेल का, उसमें 5 राफेल आए थे, और उसे अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग कराई गई थी। जो 29 जुलाई को लैंड हुआ था अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पे, और इसे 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया इन 5 राफेल को। फिर जो सेकंड सेट या फिर आप बोल सकते हो सेकंड बैच ऑफ राफेल का आया था, उसमें 3 राफेल थे, जिसे गुजरात के जामनगर में लैंडिंग कराई गई एयरफोर्स स्टेशन पर। ये सितंबर में कराई गई थी। और फिर जो थर्ड बैच आएगा ये इसी महीने यानी जनवरी 2021 में ही आएगा, और इसमें भी 3 राफेल होंगे, और ये हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन है वेस्ट बंगाल पे, वहाँ पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। और राफेल बना के दे रहा है भारत को फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के वार्षिक आयोजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार जीता है? देखो, कुल 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के अंतर्गत 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया और इसमें एक श्रेणी का पूछा जा रहा है। ये कौन सी श्रेणी है? कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। तो अगर इसकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2019 का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सी 5 डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें इस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के तहत पुरस्कार दिया गया? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए अलग कैटेगरी है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया उसका नाम है त्रिपुरा। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा राज्य को चुना गया नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार के लिए। नगर निगम के लिए भी ये अलग से एक श्रेणी है। नगर निगम, किस नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? वो है विशाखापट्टनम नगर निगम। और फिर नॉर्थ ईस्ट नगर निगम के लिए एक अलग सी श्रेणी है। तो इसमें जो पुरस्कार दिया गया वो अगरतला को दिया गया, अगरतला नगर निगम को, जो कि त्रिपुरा का है, त्रिपुरा में है। और फिर नगर पालिका के लिए एक अलग सी कैटेगरी है। देखो, नगर निगम अलग होता है, नगर पालिका अलग होता है। जहाँ पे मेयर चुने जाते हैं वो नगर निगम बोला जाता है और जहाँ पे आपका नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाता है उसे नगर पालिका बोलते हैं। तो नगर पालिका के लिए ये दिया गया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश को। और फिर अगर नॉर्थ ईस्ट की नगर पालिका की बात करें तो थौबल नगर पालिका है जो कि मणिपुर की है, उसे ये पुरस्कार दिया गया। तो इन डिफरेंट श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो यही था कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी का पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के अंतर्गत? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुनीत शर्मा स्थान लेंगे विनोद कुमार यादव का। इससे पहले विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे और उनके स्थान पर अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा इससे पहले ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और इन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और विनोद कुमार यादव को ये रिप्लेस कर रहे हैं। और मैंने कल एक क्वेश्चन भी विनोद कुमार यादव पे कराया था कि विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप ये भी याद रखोगे कि विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करें रेलवे जोन की, देखो रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे भारत में। तो पूरे रेलवे को 18 जोन में डिवाइड किया गया है। फिर जोन को फिर से डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और हर डिवीज़न का अपना डिविजनल हेडक्वार्टर होता है और जोन का अपना जोनल हेडक्वार्टर होता है। तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं और जो लेटेस्ट रेलवे जोन बनाया गया है भारत का वो है सदर्न कोस्ट रेलवे जोन। ये 18वां रेलवे जोन है, एकदम जो लेटेस्ट का रेलवे जोन बनाया गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।